मैं बानो कुरैशी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रेजिग्नेशन, आपके ख्याल से मामला हल हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम फरीहा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा की भी गुफ्तगू सुन रही थी। देखिए, उनके तो बहुत ही ज़्यादा बड़े इल्ज़ाम हैं और मैं समझ सकती हूँ क्योंकि सिंध में जिस तरह निज़ाम चलता है, तो जो भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ता है उनकी यही कंप्लेंट्स होती हैं। यहाँ पर तो एक रियासत के अंदर एक बादशाहत है जो चलती है। तो कमिंग टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका इस्तीफा देखिए, इखलाकी तौर पर उन्हें इस्तीफा जरूर देना चाहिए है, क्योंकि देखिए इलेक्शन होने से पहले जो माहौल था, एक साफ शफाफ मुंसिफाना इलेक्शंस के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड का माहौल होता है, सबसे पहले तो वो उसको देने में नाकाम हुए। आपके सामने है कि किस तरह एक ही जमात के लोगों के कागजात जो है वो मुस्तरद हुए, कैसे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर से हमारे तजवीज़ कुनंदा, तायीद कुनंदा और कुछ कैंडिडेट्स भी गिरफ्तार हुए, उठाए गए। ईसीपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उनको हमने खत भी लिखे, उन्हें हम कंप्लेंट्स भी करते रहे, मगर उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं आई। और फिर हम आगे चलते हैं, जिस तरह ईसीपी एक पार्टी बनकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया एक जमात के खिलाफ उसका निशान छीनने के लिए, उस पर भी सवालिया निशान है। हालांकि जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान छीना गया, उसी दिन एएनपी का जो निशान है वो सिर्फ एक फाइन के ऊपर रिस्टोर हो गया, और ये वो एएनपी है जिसने इलेक्शन तक ही नहीं करवाया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तो इल्जाम था ना कि इन्होंने अपनी आइन के मुताबिक नहीं करवाया, एक तरफ जमात है जिसने करवाया ही नहीं। और सबसे दिलचस्प नुक्ता, आइन की वो इदारा बात कर रहा है जिसने आइन को खुद पामाल किया। 90 दिन में इलेक्शन कराने थे, वो भी करने में वो नाकाम रहे, तो आइन शिकनी तो ये खुद करते रहे, फिर आइन का हमारी जमात का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो देखिए, इस तरह के बहुत सारे सवालिया निशान हैं उनके किरदार पर, मगर फिर भी हम आगे बढ़े, इलेक्शंस की तरफ गए। इलेक्शन में पोलिंग डे इटसेल्फ वो एक बहुत अच्छा दिन था, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। मगर इलेक्शन से पहले जिस तरह हमें कैंपेन करने ना दी गई, जिस तरह हमारे लिए जगह महदूद की गई, इलेक्शन कमीशन ने कोई आवाज नहीं उठाई। और फिर उसके बाद जो आरओज का किरदार रहा है, रात 12:30 बजे के बाद किस तरह आरओज ने इलेक्शन मॉनिटर्स, ऑब्जर्वर्स और कैंडिडेट्स को उस दफ्तर से बाहर रखा, किस तरह फॉर्म 47 जो है वो सबकी गैर मौजूदगी में कंसोलिडेट हुआ और आज उसमें इतना बड़ा तजाद है। ये सब एक बहुत बड़ी नाकामी है और इसकी जिम्मेदारी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे आयद होती है। उन्होंने अब तक अगर इफ यू अलाउ मी, जावेद हाशमी साहब, क्योंकि उधर उसी इलाके से हैं, फिर उन्होंने पीटीआई को के हक में वो दस्तबरदार भी हुए। वो ये कह रहे हैं कि कमिश्नर का इलेक्शन था, ये आपने देखी होगी उनकी स्टेटमेंट, इन द बैकग्राउंड ऑफ व्हाट कमिश्नर रावलपिंडी साइड। उन्होंने कहा ये इलेक्शन ही कमिश्नर्स का था। उन्होंने कहा कि कमिश्नर मुल्तान ने किसी के जरिए मुझे पैगाम पहुंचाया, कोट एंड कोट, कि आप इलेक्शन लड़ें, आपको तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। ये कोई उनका प्राइवेट दोस्ती वाला पैगाम था, आपस के ताल्लुकात वाला, या आपको लग रहा है कि ये इसी हवाले से वो बात कर रहे हैं, या आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है? नहीं, मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर हाशमी साहब बहुत ही सीनियर सियासतदान है, बड़ा उनका तजुर्बा है। अगर वो कोई बात कर रहे हैं और जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार सियासतदान है, अगर कोई वो बात कर रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं कह रहे होंगे। जरूर इसमें कोई सदाकत होगी, तो उन्होंने इतनी बड़ी बात की है। राइट। मैं बानो कुरैशी साहिबा, आपने सबकी शिकायत सुनी, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड कैसे होगा? जो अभी हमने देखा कि बैरिस्टर दानियाल ने भी मेंशन किया, बिलावल भुट्टो ने भी जिक्र किया, ये सब मामलात मौजूद हैं, ज्यादती हुई है, ठीक होने चाहिए, लेकिन कौन से अप्रोप्रिएट ट्रस्ट वर्दी फोरम है और आगे कैसे जाना है? जी फ्रीहा, बिफोर वी मूव ऑन, मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ, मंदोखेल साहब ने जितनी भी गुफ्तगू की इस वक्त, ये बिल्कुल मिलती जुलती है उस सब से जो हम कह रहे हैं, और हमारी बात की वो तायीद कर रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा जो हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, चाहे उनको जितनी भी कंप्लेंट्स दी गई हो, उन्होंने उस पर कोई उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। ठीक उनका किरदार अब तो ये वाजे हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक मशकूक किरदार रहा है इस पूरे अमल में। जहां तक दानियाल साहब कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है,
या एनवायरनमेंट अच्छा था। देखिए पोलिंग डे पे एनवायरनमेंट वाकई बहुत अच्छा था, मगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम किससे कहते हैं? क्या हम इसे फ्री एंड फेयर कहते हैं कि आप जैसे फहमीदा साहिबा ने पहले कहा कि डीलिमिटेशन से सब चीजें तब्दील की जाएं, वोटर्स को उठा के इधर उधर फेंक दिया जाए, उसके बाद कुछ उम्मीदवारों के कागजात रद्द किए जाएं, उनके लोगों को उठाया जाए, एक जमात के लोगों को कोई स्पेस ना दी जाए कैंपेन करने को, उनके लोगों को पूरी इलेक्शन के कैंपेन के अमल में गिरफ्तार किया जाए, उनके घर छापे हों, उनको धमकियां हों, इसे फ्री एंड फेयर कहते हैं। और फिर जैसे दानियाल साहब ने खुद कहा कि फॉर्म 45 वो 2018 में लेकर रोते रहे, दर बदर होते रहे, तो फिर तो वो समझ सकते हैं ना कि ये बेज़ाब्तियां होती हैं। अगर माजी में हुई हैं तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर आज हो रही है तो इट्स ओके। हम तो यही कह रहे हैं कि बहुत हो गया जी, आगे अगर हमें बढ़ना है, जमहूरियत को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है ना, या ऐसे ही लंगड़ी लूली जमहूरियत को चलाते रहना है जस्ट बिकॉज, हमारे लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। हमारे मुल्क में 60% आबादी जो है नौजवान है और 60% वोटर नौजवान है। हम उन्हें नाउमीदी की तरफ नहीं धकेलना चाहते, क्योंकि उसके फिर बहुत ही बुरा रद्द अमल आएगा, उसके नतायज बहुत खौफनाक होंगे। हम चाहते हैं कि नौजवानों को एतमाद हो, यकीन हो इस सिस्टम में, और इसको हम तभी बहाल कर सकते हैं अगर आज जो बेज़ाब्तियां हुई हैं हर कोई अपना दिल बड़ा करे। अगर हर किसी को माजी में भी शिकायत रही हैं और आज भी बहुत सी जमातों को सिवाय नून लीग के शिकायत हैं, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि आज ही हम इनको वी शुड टेक देम अप और हम इनके साथ डील करें। और जो फॉर्म 45 की बिना पे, क्योंकि अब दानियाल साहब 2018 में फॉर्म 45 क्यों लेकर भाग रहे थे, क्योंकि वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि फॉर्म 45 एक एक्यूरेट, तस्दीक शुदा और हतमी पोलिंग स्टेशन का नतीजा होता है। तो आज हमारा भी यही कहना है कि फॉर्म 45 की बिना पर आप रिजल्ट जारी कीजिए, हर हल्के में कीजिए, जहां पे हम जीते हैं और किसी को लगता है कि वहां बेज़ाब्ती हुई है, वहां पे भी फॉर्म 45 की बिना पे कीजिए। हम तो अक्रॉस द बोर्ड ये मांग रहे हैं, हम सिर्फ चंद नशिस्तों पे नहीं कह रहे। हम गए हैं ECP और जो जलाओ घेराव की सियासत कौन कर रहा है? कहाँ हो रहा है जलाओ घेराव? हम तो ECP के बाहर खड़े हैं, हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम तो पार्लियामान में जाके ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठने की बात कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं कहना चाह रही हूँ, दानियाल साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, पंजाब में वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं और लोगों ने जिस बयानिए पे, तो देखिए लोगों ने किस बयानिए पे उनको वोट दिया। उनको मालूम था कि 16 महीने में उनकी कारकर्दगी इतनी घिनौनी रही है कि लोगों ने उनको वोट नहीं देना था, इसलिए लोगों को उन्होंने बोला कि अब आप मियाँ साहब को वोट दे रहे हैं, मियाँ साहब आपके वजीर आजम होंगे, हालांकि वो होने नहीं जा रहा। और मियाँ साहब ने क्या वादे किए लोगों को? मोटरवे, मोटरवे, मोटरवे। तो ये इनका पूरा बयानिया था। अब देखिए, अगर ये अब भी कह रहे हैं कि हमने झूठे वादे नहीं किए और इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी, दूध की नहरें बहेंगी, तो इनको मैं जरा बताती चलूं कि आज IMF क्या कह रहा है। पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट है वो इनएविटेबल है। IMF ये भी कह रहा है कि इस साल 305 रुपए का डॉलर होगा एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू राइज। आपकी ख्वाहिश है, ये आप लोगों की डे वन से ख्वाहिश है। IMF के हवाले से एक बैरिस्टर साहब की भी आप लोग पढ़ी स्टेटमेंट है बैरिस्टर गौहर की, which is very questionable। उन्होंने आज जो बात कही है कि IMF का मसला पड़ जाएगा। ये इनकी डे वन की ख्वाहिश है, ये इनकी डे वन की ख्वाहिश है कि मुल्क डिफॉल्ट करे। करना चाह रही हूँ दानियाल साहब, यू माइट बी अ बैरिस्टर पर थोड़ी पढ़ी लिखी गुफ्तगू कर लेते हैं। Interest payments on debt are going to soak up 50% of the government's revenue this year. $24 billion are due. These are facts. These are not my wishes. In fact, as a Pakistani, मेरी तो ख्वाहिश होती कि ये सब झूठ होता, मगर ये सच है और यही वो तल्ख हकीकत है जिसका सामना हुकूमत को करना पड़ेगा। तो आप लोगों को सच बोलें। हम यहाँ पर अपनी ख्वाहिशात नहीं पेश कर रहे, हम यहाँ पे हकायक पेश कर रहे हैं। इस वक्त आपके पास जो है 96% जो है आपका टैक्स कलेक्शन डोमेस्टिक डेट सर्विसिंग में जाएगा। अगर आप उस डेट को रिस्ट्रक्चर करने जाएंगे, आपका लोकल बैंकिंग स्ट्रक्चर